समस्त अतिथिगण, गणमान्य नागरिक, प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय एक बार पुनः दे दूँ। मेरा नाम डॉक्टर कमलकांत हथिया है। मैं पैथोलॉजिस्ट में हमरलेप थाना प्रतापपुर का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी। इससे पूर्व मैं विकासखंड गुरु मंडल में खंड चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत था। क्योंकि मैं चिकित्सा क्षेत्र से संबंध रखता हूँ, अतः मुझे यहाँ पे चिकित्सा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के संबंध में मार्गदर्शन के लिए बुलाया गया है। मैं सर्वप्रथम पावर क्रिकेट क्लब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस आयोजन के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपसे रूबरू हूँ, आपसे बात करूँ। तो मैं प्रारंभ से शुरू करता हूँ कि जो बच्चे अभी 10वीं-12वीं में जिन्होंने शैक्षणिक गतिविधियों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जिनको सम्मानित किया जाना है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और चिकित्सा क्षेत्र में प्रवेश जो है वो 10वीं के बाद से ही प्रारंभ हो जाता है। अगर आप अपने रोजगार के लिए करियर के रूप में अगर चिकित्सा क्षेत्र को चुनते हैं तो आपको विज्ञान संकाय का चुनाव करना पड़ता है। तो जैसे ही आप 10वीं पास करते हैं और आप अगर चिकित्सा क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको 12वीं-11वीं में जो है विज्ञान संकाय का चुनाव करना पड़ता है। अब आप जब 12वीं पास होते हैं तो आपके पास कई विकल्प हैं। अखिल भारतीय स्तर पर और राज्य स्तर पर जो चिकित्सा महाविद्यालय है उनमें प्रवेश के लिए नीट परीक्षा का आयोजन किया जाता है। तो नीट जैसे आप उत्तीर्ण करते हैं तो आप अखिल भारतीय स्तर पे या राज्य स्तर के कॉलेजों में चयन आपका होता है और आप सीट ले सकते हैं। अगर दिगर कारणों से आपका नीट में चयन नहीं हो पाता है तो आपके पास दूसरा विकल्प होता है वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियाँ, जिसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय और यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, जिसकी परीक्षाएं राज्य स्तर पे होती हैं। जिन परीक्षाओं में आप सम्मिलित होकर उसमें चयन आपका हो सकता है। और बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि इसके लिए भी शासकीय नौकरियां हैं। आयुर्वेद के अभी आयुर्वेद और होम्योपैथिक में पीएससी आयोजन हुआ था, जिसमें नए चिकित्सा अधिकारियों का चयन हुआ है। यूनानी एक चिकित्सा पद्धति है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। पिछले बार जब उसकी वैकेंसियां निकली थी तो उतने प्रतिभागी नहीं थे जितने वैकेंसियां निकली थी। ज्यादातर लोग एलोपैथिक चिकित्सा को जानते हैं, इसलिए वो हर आदमी एमबीबीएस की तैयारी करता है। लेकिन वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां भी हैं। मेरी छोटी बहन है, अभी क्लास 1 अधिकारी है, मैं क्लास 2 अधिकारी हूँ, वो क्लास 1 अधिकारी है, वो आयुर्वेदिक चिकित्सा विशेषज्ञ है बायोलॉजी में। तो आपके पास अगर नीट में चयन होता है तो दूसरा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां है। अगर आप उसमें भी सम्मिलित नहीं हो पाते हैं तो आपके पास चिकित्सा क्षेत्र की अन्य करियर की संभावनाएं भी हैं। नर्सिंग स्टाफ, हमारे यहाँ जो है नर्सों को सिस्टर कहा जाता है। तो ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि सिस्टर मतलब ये करियर सिर्फ महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए, जबकि नर्स एक पद है जिसमें लड़के भी नर्सिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। और प्राइवेट अस्पतालों में बहुत सारे जगह में पुरुष नर्सों की बहुत मांग है। जो ऑपरेशन थिएटर रहते हैं वहाँ पर उनकी बहुत जरूरतें पड़ती है। तो आप नर्सिंग क्षेत्र में भी जा सकते हैं। तो नर्सिंग के भी 2 विकल्प हैं। एक बीएससी नर्सिंग है जिसके लिए बीएससी नर्सिंग एग्जाम होता है। और बीएससी नर्सिंग में आपको, क्योंकि बीएससी नर्सिंग है तो आपको ग्रेजुएट हो जाते हैं, आपको स्नातक की उपाधि मिलती है। तो आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद नर्सिंग क्षेत्र में सेवाएं दे सकते हैं, नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं या अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें स्नातक की उपाधि मिलती है। दूसरा होता है जेएनएम। पहले एएनएम होता था, शायद आजकल बंद कर दी है। जनरल नर्सिंग होता है। जो हमारे यहाँ जो फील्ड में जितनी नर्सेस हैं वो सब एएनएम या जेएनएम किए हुए हैं। तो आप चिकित्सा क्षेत्र में वहाँ पे सेवाएं दे सकते हैं। इसके अलावा अन्य विकल्प जो है वो है पैरामेडिकल कोर्सेस, जिसमें आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। जैसे आप किसी भी चिकित्सा केंद्र में जाते हैं तो आपके यहाँ जो रक्त परीक्षण होता है या मूत्र मल ये सारे परीक्षण होते हैं, तो लैब टेक्नीशियन होता है, जो तकनीकी पद होता है। उसके लिए आप एग्जाम जो आयोजित होता है या उसके परसेंटेज बेस पे होता है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन, ये सारे विकल्प हैं। उसके अलावा आजकल फिजियोथेरेपी भी है, जिसके लिए अलग से पृथक से एग्जाम होता है। आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और उसमें भी करियर के रूप में चुन सकते हैं। उसके अलावा जो है वार्ड बॉय और अन्य जो
ऊपर से लेकर नीचे तक अलग अलग विभाग है, इसमें आप चुनाव कर सकते हैं। तो चिकित्सा क्षेत्र में जाने के लिए आपको सबसे पहले विज्ञान संकाय लेना पड़ेगा। और मैं अन्य संकाय के विरोधी नहीं हूँ, लेकिन विज्ञान संकाय चुनने के कुछ लाभ हैं। अगर आप 11वीं में अगर विज्ञान संकाय लेते हैं तो उसके लाभ ये हैं कि अगर आप विज्ञान संकाय में आगे कुछ नहीं करना चाहें तो कॉलेज में आप विषय बदल सकते हैं, आप कला संकाय में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 11वीं में ही कला संकाय का चुनाव करते हैं तो आपके पास ये विकल्प नहीं रहता कि कॉलेज में आप जो है मैथमेटिक्स या साइंस में जा सकते। तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है विज्ञान विषय का चुनाव करने का 11वीं के स्तर। तो अभी जिन्होंने 12वीं पास किया है वो नीट के किसी बच्चे ने फॉर्म भरा था 12वीं के, वो बच्चे जो बच्चे को भरवाया गया था। जब मेरा चुनाव हुआ तो उस समय सिर्फ एकमात्र चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर था जिसमें 100 सीटें, लेकिन अभी आपके पास जो है विकल्प बढ़ गए हैं। वर्तमान समय में लगभग 2000 के आसपास एमबीबीएस की सीटें। शासन की योजना है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, तो ये सीटें और बढ़ती जाएंगी। वर्तमान में लगभग 2000 के आसपास सीटें हैं, तो आपके पास जो है इस बात की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है कि आपका चयन हो सके। दूसरा, पहले आपको कोचिंग करने के लिए रायपुर भिलाई भी जाना पड़ता था, लेकिन अब ये जरूरत नहीं है, आप किताबें अपने पास रख सकते हैं। संचार क्रांति योजना के तहत जो है हर घर में एक स्मार्टफोन का आगमन हो चुका है, तो बहुत सारे जो ऐप हैं उसमें आपको निःशुल्क जो है टेस्ट सीरीज की सुविधाएं मिल जाती हैं। आप किताबें लेकर स्वयं से अध्ययन कीजिए और उसमें जो है ऑनलाइन टेस्ट आप अपीयर कर सकते हैं और आप जो है आपके मार्क्स आपको दिख जाएंगे, तो आप अपनी निरंतर प्रगति देख सकते हैं कि जो है आपका जो है चयन हो सकता है नहीं, क्योंकि वो अखिल भारतीय स्तर पर जो है वो ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, तो उसमें आपका रैंक से आपको स्वयं इस बात का पता चल जाएगा कि आप किस स्थिति में हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप जो है कोचिंग महंगी कोचिंगों में ज्वाइन करें, आप स्वयं अध्ययन से भी जो है इन कॉलेजों में सीट प्राप्त कर सकते हैं। कितने बच्चे लोग हैं? तो विज्ञान संकाय में जिन्होंने बायो लिया है उनके पास कैरियर की जितने विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं अभी वर्तमान में वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा अगर चिकित्सा विज्ञान में नहीं भी जा सकते हैं तो मेरे विद्यालय के दो मेरे कॉलेज जो भाई थे उन्होंने रिसर्च का मार्ग चुना और रविशंकर विश्वविद्यालय से पहले उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में किया और वर्तमान में जो है एक न्यूजीलैंड में है, हॉलैंड में है, वो विदेश में जो है रिसर्च पे भी गए हैं। तो विज्ञान में आपके पास रिसर्च भी एक आगे जो है आपके पास अन्य विकल्प है, जैसे कॉमर्स में भी सीए है, उसके अलावा अन्य पाठ्यक्रम भी आजकल उपलब्ध है। मैथमेटिक्स में इंजीनियरिंग है, उसके अलावा बी फार्मा है, टेक्निकल पोस्ट है उनके, ठीक है। अभी जो है कला संकाय में ज़्यादा विकल्प उपलब्ध नहीं है। एक जो है ग्रेजुएशन के बाद प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जो कि पीएससी हैं, सिविल सर्विसेज हैं, उसके अलावा अपना शिक्षा के क्षेत्र में जा सकते हैं। तो विज्ञान का एक अलग लाभ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है विज्ञान चुने। मेरा ये अनुरोध है कि वो अन्य विकल्पों के बाद में विचार कर सकते हैं। दूसरा, आप लोग को ये पता ही होगा कि मैं इसी गांव से हूँ और प्रारंभिक शिक्षा मेरी जो है 3वीं तक यहाँ हुई है। चौथी जो है कोंगुड़ करके धनोरा है वहाँ, और 5वीं धनोरा है। 6वीं से 12वीं में आदर्श विद्यालय में पढ़ा हूँ। आदर्श विद्यालय में पढ़ने का एक ही लाभ हुआ है, वो है अनुशासन। आज मैं प्रातः 4 बजे उठता हूँ, तो आप लोगों को सफलता के लिए यही बताना चाहूंगा कि आप मुझे देख के प्रेरित हो सकते हैं। प्रेरित 2 दिन रह सकते हैं, 4 दिन रह सकते हैं, 1 हफ्ता, 6 महीना रह सकते हैं, लेकिन आदमी जो है जीवन पर्यंत जो है प्रेरित नहीं रह सकता है। तो किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए जरूरी है अनुशासन। आप जो है प्रतिदिन पढ़ाई करें, प्रतिदिन अपने दिनचर्या में शामिल करने की रात को सोने से पहले कम से कम 10 पेज पढ़ें। जिस दिन 10 पेज ना भी पढ़ पाए तो कम से कम 5 पेज पढ़ें, और नहीं भी पढ़ पाए तो कम से कम 1 पेज पढ़ें। लेकिन प्रतिदिन सोने से पहले जो है आप कुछ ना कुछ पढ़ के सोने की आदत बनाएं, क्योंकि आप नियमित रूप से पढ़ेंगे तो वही आपको सफलता दिलाएगा। जनरली लोग क्या करते हैं कि शुरुआत के दिनों में पढ़ते नहीं हैं, एग्जाम से 1 हफ्ते पहले वो जो है रात दिन पढ़ना शुरू करते हैं, तो ये आपके दिमाग में रहता नहीं है।
और कोई इतने प्रखर बुद्धि का भी नहीं है, ना मैं हूँ, ना इस मंच में बैठे कोई भी व्यक्ति अलग विलक्षण प्रतिभाओं के साथ नहीं है। अगर वो आज मंच के इस तरफ है तो इसलिए है कि उन्होंने निरंतर मेहनत किया हुआ है, क्योंकि कुछ अरसे पहले तक जहाँ आप बैठे वहाँ मैं बैठा हुआ था और यहाँ पे हमारे शिक्षक और अन्य लोग बैठे हुए थे। तो ये स्थितियाँ जो है आपके साथ भी होंगी। आप जितना मेहनत करेंगे उतना आगे जाएंगे। तो आप निरंतर जो है पढ़ें। अभी शिक्षा का क्षेत्र में जो है बहुत उन्नति हो रहा है। आपका तो स्मार्ट क्लासेस भी आ गए हैं मेरे ख्याल से, तो इसमें जो है आपको विज्ञान और अन्य चीज़ों को समझने में बहुत मदद मिलेगा। सरपंच महोदय यहाँ पे मैं इससे पूर्ववर्ती एसडीएम में भानुप्रतापपुर में खुली किताब का प्रारंभ किया है, जिसमें जो बच्चे विद्यालयीन बच्चे हैं स्कूल में जाते हैं, जो पास आउट हो गए हैं, उनको पढ़ने के लिए अगर कोई जगह चाहिए तो एक वाचनालय पंचायत स्तर पे रखा जा सकता है, जिसके लिए जो है कुछ किताबें जो है डोनेट कर सकते हैं। कुछ किताबें मैं भी डोनेट कर दूंगा अगर वाचनालय का शुभारंभ करते हैं। ये हमारे यहाँ एक देखने में आता है कि अगर आप किसी धार्मिक आचरण के लिए चंदा करने चले जाएं तो आपको हर घर से चंदा मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई स्कूल और अस्पताल के लिए चंदा मांगने चले जाए तो वो सब सरकार के मत्थे मार दिया जाता है। तो समाज अपनी उन्नति तभी कर सकता है जब सामूहिक प्रयास किया जाए। तो सबके थोड़े थोड़े प्रयास से जो है वाचनालय का निर्माण किया जा सकता है। पंचायत की तरफ से पहल हो जाए, कुछ यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं अपने तरफ से कुछ किताबें उसमें डोनेट कर दूंगा। कुछ मैगजीन हम शुरू कर सकते हैं जिससे जो है हर व्यक्ति जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैगजीन नहीं खरीद सकता। तो हम उसके लिए जो है एक व्यक्ति अगर वार्षिक उसको सदस्यता ले लें तो 4-5 मैगजीन उपलब्ध हो सकते हैं बच्चों के, चाहे वो 12वीं स्तर पर हो चाहे ग्रेजुएशन के बाद की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। हर माह अगर 5 लोग भी अगर वार्षिक सदस्यता ले लेते हैं तो 5 प्रकार के मैगजीन उपलब्ध हो सकते हैं। तो ये पंचायत स्तर पर हो सकता है, जिससे मतलब पहले 2-4 आएंगे लेकिन इससे पढ़ने का एक माहौल इक्वल होगा। विज्ञान के क्षेत्र में अगर मैं भानुप्रतापपुर में रहता हूँ मनरलेब में, तो किसी को भी पीएमटी से संबंधित कोई क्वेरी हो अभी पूछ सकते हैं, अभी नहीं पूछना चाहे तो बाद में भी उससे संपर्क कर सकते हैं। पीएमटी से संबंधित या विज्ञान के क्षेत्र में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंध में जो है आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। हाँ, 12वीं वालों के पास 12वीं जिन्होंने विज्ञान संकाय से उनके पास एक और विकल्प है कि पीएमटी के साथ साथ वो पीएटी के एग्जाम भी दे सकते हैं। जैसे 12वीं में जो है जो एग्रीकल्चर में पढ़ाई करते हैं वो पीएटी देते हैं, लेकिन जो विज्ञान लिया होता है बायोलॉजी लिए होते हैं उनके पास जो है ये विकल्प भी है कि वो पीएटी के एग्जाम दे सकते हैं और वो किसी महाविद्यालय में प्रवेश पा सकते हैं। तो 12वीं जिन्होंने विज्ञान विषय से लिया हुआ है, जो बायोलॉजी लिया है, उनके पास बहुत ढेरों संभावनाएं हैं, ढेरों विकल्प हैं। तो विज्ञान के क्षेत्र में या चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में कोई जानना चाहता है तो वो मुझसे किसी भी समय संपर्क कर सकता है। अगर है तो वहाँ ठीक है, नहीं आ सकते हैं तो मेरा फोन नंबर नोट कर लीजिए। पीएमटी के संबंध में अगर आप लोग जानना चाहें तो 75 877 75 877 59 210 75877 59210। पीएमटी से संबंधित आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या स्वास्थ्य संबंधित कोई दिक्कतें हो तो उसमें मार्गदर्शन आप ले सकते हैं। बच्चा कुछ पूछना चाहता है पीएमटी के संबंध में? मैं कक्षा 11 से हूँ और बायो संकाय में। नीट की तैयारियों के लिए आपके पास 2 विकल्प हैं। एक आप वो वहन कर सकते हैं तो आप रायपुर भिलाई में जाके नीट कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, या उसकी किताबें आती हैं अलग अलग प्रकाशन की, वो किताबें आप लेकर खुद से जो है प्रयास कीजिए। अभी कॉलेज में सीट इतने बढ़ गई हैं कि हम जो पढ़ते हैं वो थ्योरेटिकल पढ़ते हैं। आप जो है क्वेश्चन आंसर के बेस पे पढ़िए। जो किताबें बहुत अच्छी किताबें हैं, एक सेंट्रल पब्लिकेशन की है, सीबीसी करके आती है,
उसकी किताबें आती हैं। आप क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आपको अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत है फिजिक्स में। जो विज्ञान बायोलॉजी संकाय वाले रहते हैं उनका फिजिक्स थोड़ा वीक रहता है, वो केमिस्ट्री और जूलॉजी बॉटनी में बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन फिजिक्स के लिए जो है अतिरिक्त मेहनत की जरूरत रहती है। उसके लिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा वैकल्पिक प्रश्नों को हल करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपकी सफलता की संभावनाएं बढ़ेगी। तो वो किताबें लीजिए, आप पढ़िए, और आप अगर आपके पास स्मार्टफोन उपलब्ध है घर में तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें विभिन्न एप्लीकेशन है जिसमें आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। ऑनलाइन फ्री एप्लीकेशन उपलब्ध है, पेड एप्लीकेशन तो है नहीं, फ्री एप्लीकेशन उपलब्ध है जिसमें आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, और कुछ पाठ्यक्रम जो है आजकल गवर्नमेंट के एक साइट है दीक्षा करके, स्वयं प्रभा, आप उसमें जाएंगे तो बायो मैथ स्ट्रीम से हूँ सर। मेरा क्वेश्चन नाम से यह है कि ट्वेल्थ के साथ जी की तैयारी कैसे कर सकता हूँ? मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो पाता, तो मैं कैसे टाइम मैनेज करके स्किल तैयारी कर सकता हूँ? देखिए, हम में से हर एक व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं, 25वां घंटा किसी के पास नहीं। तो टाइम आपको उसी टाइम में मैनेज करना पड़ेगा। आपको टाइम टेबल बना के जो है स्ट्रिक्ट पालन करना पड़ेगा, क्योंकि अनुशासन ही आपको सफलता दिला सकता है। यहाँ पे मंच में जितने भी व्यक्ति हैं उन सबसे आप पूछ लीजिए, सबके पास एक दिन में 24 घंटे ही हैं। ठीक है, आप जो है सुबह जल्दी उठिए। मैं आज भी सुबह 4 बजे उठता हूँ। ठीक है, मेरे स्कूल का जो है एक शेड्यूल था, आदर्श विद्यालय में आप जाएंगे तो 10 बजे आप सो जाइए, सुबह 4 बजे उठिए। आपके पास स्कूल जाने से पहले आपके पास कुछ अतिरिक्त आप कुछ और काम करते हैं? जी नहीं, पढ़ने के अलावा और क्या काम करते हैं? घर का काम नहीं, तो घर का काम वो मैं जानना चाहता हूँ कि थोड़े बहुत काम तो हर आदमी करते हैं, दैनिक काम अतिरिक्त। किसान है तो खेत का काम रहता है घर में। हाँ, तो खेत के कितना काम रहता है बताइए? बुआई के समय रहेगा, बाकी समय तो उतना नहीं रहता मेरे ख्याल से। ठीक है, खाने का हुनर आ गया है, उसको कोई और हुनर नहीं आता। तो आपको समय वहीं से निकालना पड़ेगा, आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। और टाइम आपको जो है नियमित रूप से पढ़ने की जरूरत है। नियमित रूप से 2 घंटा पर्याप्त है। दिन में आपको स्कूल और काम के अलावा 2 घंटे निकाल सकते हैं आप? इतना निकल जाता है। 2 से 3 घंटा आप निकाल सकते हैं ना? तो आप 2 से 3 घंटा आप निर्धारित कर लीजिए और नियमित रूप से वो 2-3 घंटा उस पर दीजिए। किसी भी एग्जाम में आप सफल हो सकते हैं। किसी भी आदमी को 18 से 20 घंटे पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है, निरंतरता की आवश्यकता रहती है। अगर आप जो है अपने स्कूल के टाइम के अलावा अपने काम के अलावा भी आपको अगर 2 से 3 घंटे प्रतिदिन निकाल सकते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद। ठीक, से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट एक विषय पे नहीं रह सकते। इसलिए आपके स्कूल के जो क्लासेस रहते हैं मैक्सिमम क्लासेस 45 मिनट के रहते हैं। उसके बाद विषय चेंज हो जाता है या उसमें रिसेस होता है। तो कोई अगर बोलता है कि मैं दिन में 18 घंटे पढ़ता हूँ तो वो मिथक है। आप एक साथ जो है 45 मिनट पढ़ेंगे, थोड़ा सा विश्राम करेंगे। आपको नियमित रूप से 2 से 3 घंटे, लेकिन वो नियमित है। नियमित का मतलब नियमित होता है। ऐसा नहीं कि आप एक हफ्ते 2 से 3 घंटा प्रतिदिन दिए फिर उसके बाद आपने बंद कर दिया फिर किए, तो ऐसे नहीं। अगर आप मुझे देखें तो मैंने 10 MBBS करे हुए मुझे 10 साल हुए। अभी मैंने PG निकाला, फिर PG अभी किया पैथोलॉजी। 10 साल के पढ़ाई बंद होने के बाद उससे 5 साल तो मैं पीएमओ रहा हूँ और अन्य गतिविधियों में रहा हूँ। और आज भी जब मैं एग्जाम देता हूँ रात को 11 बजे के बाद मैं जगता ही नहीं, क्योंकि मेरा शेड्यूल ही वही बना हुआ है। 10 बजे आप सो जाइए, 4 बजे उठिए। तो आप टाइम को जो है टाइम टेबल बनाइए और उसमें डटे रहिए। अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। कोई अलग से विलक्षण प्रतिभा का धनी नहीं है। एक आध होंगे तो एक्सेप्शन नेवर फॉलो द रूल। जो अपवाद होते हैं। और कोई पूछना चाहता है? सर, मैं बहुत सारी साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो अगर आपका प्रयास हो, अगर आपकी ओर से सहयोग मिले तो हम कॉलेजों में हिंदी संकाय में जो है विभिन्न साहित्यिक गतिविधियां कर सकते हैं। स्कूल स्तर पे भी चाहे तो हम स्कूल स्तर पे भी जनरली बच्चे जो है रस छंद अलंकार पाठ्यक्रमों में सिर्फ पढ़ लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ से कोई अच्छा साहित्य जांगीर क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ छंदबद्ध रचनाएं हो रही हैं।
हमारे यहाँ पे भी काव्य के बहुत अच्छे अच्छे जिले स्तर पर है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि मैं राष्ट्रीय कवि संगम से भी जुड़ा हुआ हूँ, जो कि काव्य के क्षेत्र में काम करता है। तो हिंदी पे जो है हम बच्चों को कुछ कार्यशालाएं रखना चाहते हैं। कॉलेज स्तरों पे आपके यहाँ अगर हिंदी दिवस पे जो है कॉलेजों पे तो हिंदी विभाग की गतिविधियां होती होंगी मेरे ख्याल से, तो अगर हो सकते हैं ये जो है मेरे चिकित्सा विज्ञान के इतर यहाँ पे भी हिंदी में अगर कुछ करना चाहें तो हम हिंदी में भी कर सकते हैं। ये जो है चिकित्सा विज्ञान से इतर हमारा काम है, आप जो है वो पढ़ा सकते हैं। उसमें बहुत कम ही होंगे जो कि शैक्षणिक क्षेत्र से हैं, अन्य क्षेत्रों से भी हैं। मेरा नाम सुरेंद्र मालविया है। मैं कक्षा 11वीं का विद्यार्थी हूँ और बड़ी संस्थान में हूँ। मेरा यह सवाल है कि कॉलेज में नीट की कितनी फीस है और प्राइवेट में कितनी फीस है? शासकीय में लगभग 2000 सीट उपलब्ध हैं, MBBS की सीटें उपलब्ध। अभी रायपुर में 2 कॉलेज हैं और एक भिलाई में, 3 कॉलेज हमारे में उपलब्ध हैं। अगर हम 100 सीट भी मान लें तो मिनिमम 300 सीट तो उपलब्ध होंगे ही। उसके बाद 20 हुआ, फिर उसके बाद 60 हुआ। अगर 50 हो गया तो 10,000 कम हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ट्राइबल से आते हैं तो आप जो फीस जमा करेंगे वो स्टार्टर में आपको रिटर्न होगा। जब आप स्टार्टर में भरेंगे ना, उसके साथ आप जब बिल लगाते हैं तो गवर्नमेंट आपको फीस वापस करता है। दूसरा, अभी आपके पास मेडिकल कॉलेजों में चयन होने की स्थिति में आपके पास जो है एजुकेशन लोन का भी ऑप्शन है। आप एजुकेशन लोन ले लेते हैं, आप बिल जो शैक्षणिक शुल्क पढ़ाते हैं उसमें शैक्षणिक शुल्क का मिलता है और हॉस्टल के फीस होंगे लगभग 10 से 12,000 के आसपास। तो वो ओरिजिनल बिल लगाने पर गवर्नमेंट से आपको रिफंड हो जाता है, स्टाइपेंड में वापस मिल जाता है। धन्यवाद।